Good morning, dear students. I am Dr. Manisha Sharma from Department of Zoology, JTB Government Girls College, कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 के टॉपिक एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का 5th पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा है कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन यानी जैव विकास के प्रमाण जो है हमने होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स के द्वारा पढ़े, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन देते हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हाउ दे जस्टिफाई द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। आज हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो सिमिलैरिटीज़ हैं अर्ली डेवलपमेंट में, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अर्ली डेवलपमेंट में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बेसिस पे किस प्रकार से एवोल्यूशनरी एविडेंसेस हम देखने को मिलते हैं हमें। तो दीज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विकास से प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण। तो द होमोलॉगीज वे ट्रेस्ड एज द फॉलोइंग लेवल एट द फॉलोइंग लेवल्स। सबसे पहले लेवल था होमोलॉगी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जो भ्रूण विकास है उसके अर्ली डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन सी समानताएं हैं। उसके बाद था होमोलॉगी इन एम्ब्रियोज के भ्रूणों में किस प्रकार से समानताएं देखने को मिलती हैं। देन वॉज रिकैपिचुलेशन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और नियोटोनी। तो सबसे पहले जो है जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ होमोलॉगी इन अर्ली डेवलपमेंट के भ्रूण विकास के इनिशियल स्टेजेस में जो डेवलपमेंट है, जो विकास होता है उसमें किस प्रकार से समानताएं देखने को मिलती हैं। तो all the multicellular organisms exhibit a common pattern of development, यानी जितने भी बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक समान पैटर्न पे विकास होता है। Their development starts from a unicellular fertilized egg or zygote, यानी इनका जो विकास है, जो भ्रूण विकास है वो एक जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट जिसे हम कहते हैं उससे शुरू होता है, जो कि एक कोशिकीय होता है। द फर्टिलाइज्ड एग आफ्टर रिपीटेड सेल डिविजन्स फॉर्म्स ब्लास्टुला विच फाइनली डेवलप्स इनटू अ टू लेयर्ड गैस्ट्रुला। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोलॉजी में कि सबसे पहले जो फर्टिलाइज्ड एग है वो रिपीटेड, उसमें जो है माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिससे कि मोर्यूला बनता है। मोर्यूला के बाद इसके अंदर गैस्ट्रुला बनता है और जो गैस्ट्रुला है वो टू लेयर्ड होता है। द आउटर लेयर ऑफ गैस्ट्रुला रिप्रेजेंट्स द एक्टोडर्म, जो आगे चल के गैस्ट्रुला की जो बाहरी जो लेयर है वो एक्टोडर्म बनाती है और अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोडर्म बनाती है। और जो लाइनिंग है, द कैविटी लाइंड बाय एंडोडर्म फॉर्म्स द आर्केंटेरॉन एंड द फ्यूचर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी एंडोडर्म जिस लाइनिंग से, जो कैविटी रहती है एंडोडर्म की, उसके अंदर जो लाइनिंग है वो आर्केंटेरॉन बनाती है और आर्केंटेरॉन से आगे चलकर जो पाचन तंत्र है वो बनता है। तो द डेवलपमेंट आफ्टर गैस्ट्रुला स्टेज बिकम्स मॉडिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। तो मुख्यतः जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है गैस्ट्रुला स्टेज के बाद, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो गैस्ट्रुला स्टेज के बाद देखने को मिलती हैं। या गैस्ट्रुला स्टेज तक जो भी डेवलपमेंट है हर एक वर्टिब्रेट ग्रुप के अंदर वो लगभग समान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि होमोलॉगी इन एम्ब्रियोज, जो नेक्स्ट पॉइंट अपने को पढ़ना है और दैट इज़ होमोलॉगी इन एम्ब्रियोज। तो अभी तक हमने जो देखा है कि यदि हम पाइसेस के, एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, एव्स के और मैमल्स के भ्रूणीय विकास का अध्ययन करें तो हमें सभी के परिवर्धन के आरंभ में एक ही प्रकार की अवस्थाएं मिलती हैं और सभी जंतु अपना जीवन चक्र एक युग्मनज यानी जाइगोट से प्रारंभ करते हैं और इन जंतुओं के भ्रूणीय परिवर्तन में मोर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब आगे जब हम ये एम्ब्रियोज के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज कर लें। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले जाइगोट है, उसके बाद जो है
2 cell stage है, then you have the 16 cell stage, 32 cell stage और morula 2, 4, 16 and 32 and then finally जो एक ball of cells जो बनती है that is known as morula. मॉर्यूला के बाद जो है एक अंदर कैविटी बनती है जिसको कि ब्लास्टोसील कहते हैं और वो स्टेज कहलाती है ब्लास्टुला. और ये जो ब्लास्टोसील है उसमें ऊपर की तरफ जो पोर्शन है एंटीरियर साइड पे दैट इज़ नोन एज द एनिमल पोल और नीचे की तरफ जो होता है दैट इज़ द वेजिटल पोल. और अक्सर कर देखा जाता है कि ब्लास्टुला में जो ऊपर के जो सेल्स हैं वो छोटे होते हैं और वो माइक्रोमियर्स कहलाते हैं, जबकि नीचे के सेल्स जो हैं ब्लास्टोसील के नीचे जो सेल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली आकार में बड़े होते हैं और वो मैक्रोमियर्स कहलाते हैं. फिर आगे चल के गैस्ट्रुलेशन से गैस्ट्रुला बनता है और जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लाइनिंग है एंडोडर्म की, बाहर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ एक्टोडर्म और अंदर वाला है एंडोडर्म. और एंडोडर्म की जो लाइनिंग है, जो कैविटी है वो आर्केंटेरॉन है. बाहर की तरफ जो खुलता है एक पोर जो है उसको ब्लास्टोपोर कहते हैं और ये आर्केंटेरॉन आगे चल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है. So these similarities in embryonic stages of vertebrate groups are similar form and structures like ये आगे वाले डायग्राम में हम पढ़ेंगे. The presence of gill clefts, notochord, tail and rudiments of eyes and ears. ये तो हमने पढ़ा. ऊपर वाला जो था that is the diagram to illustrate typical early development इन अ मल्टीसेल्यूलर, यानी सिंगल सेल से मल्टीसेल्यूलर गैस्ट्रुला किस प्रकार से बना है ये हमने पढ़ा. अब एम्ब्रियोज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ गिल क्लेफ्ट्स हैं, नोटोकॉर्ड है, टेल है, रूडिमेंट ऑफ आई एंड ईयर्स हैं, फिर रिप्लेसमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब इन टेट्रापोड्स. तो ये सब जो है आपको इस चित्र में देखने को मिलेंगी. तो जो एम्ब्रियो है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो में, सबसे ऊपर वाली रो में, तो इसको यदि देखें तो लगभग समान ही आपको सारे के सारे एम्ब्रियोज नज़र आएंगे, चाहे वो फिश का हो या सैलेमेंडर का हो, टॉर्टॉइस का हो, चिक का हो, रैबिट या मैन. ये इतने सारे जो है आपको फर्स्ट लाइन में इनके एम्ब्रियोज देखने को मिल रहे हैं. पर कोई एक्सपर्ट हो तो वो ज़रूर पहचान सकता है कि ये फ्रॉग का है या जो है ये टॉर्टॉइस का है या मैन का है, पर लगभग समान ही होते हैं इनके देखने में. एकदम से जो अपन देखें तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. परंतु जब आप थर्ड रो में नीचे की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी रिमार्केबल डिफरेंसेस होते हैं और जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एम्ब्रियो जो है फ़िश का है या सैलामेंडर का है या चिक का है या मैन का है. तो इस प्रकार से जो है ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट दे बिकम, ये जो एम्ब्रियोज हैं दे बिकम मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम द एम्ब्रियोज ऑफ अदर एनिमल्स. ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के दौरान आप देखने को मिलता है. फिर आती है रिकैपिचुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ. तो डेवलपमेंट ऑफ मैन कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन. जो फर्टिलाइज्ड एग है दैट मे बी compared to a single celled ancestor of all animals and the blastula to a colonial protozoan. ये आप देख सकते हैं, ये ओवम है, इसको हम सिंगल सेल्ड एनिमल से कंपेयर कर सकते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो है. और जो क्लीवेज या मोरिला जो बन रहा है वो कोलोनियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो मोरिला हो या ब्लास्टुला, वो ये कोलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है. तो this colonial protozoan which might have been the ancestor to all the metazoa. Gastrula represents coelenterate ancestor and the embryo with the development of mesoderm represents the triploblastic stage of flatworm. यानी कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज है वो जो है एक फ्लैटवर्म को रिप्रेजेंट करती है और उससे पहले जो भी है वो सब के सब अपने सिंगल सेल्ड एंसेस्टर्स, और उसके बाद जो गैस्ट्रुला है
वो एक सीलेंट्रेट एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसका विकास को जो है हम जो डेवलपमेंट है उसके आधार पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जैव विकास को। सो the early human embryo with a dorsal hollow nerve cord, a well-developed notochord and a series of gill slits represent the fundamental chordate characters. जो chordate characters हैं, dorsal hollow nerve cord होना, उस presence होना उसकी, well-developed notochord होना और series of gill slits जो है, ये 3 प्रमुख chordate characters माने जाते हैं और ये सब के सब early human embryo में देखने को मिलते हैं। With the development of a piscine heart, paired aortic arches और जो primitive pronephros है यानी excretory system जो है उसका वो and a tail, it resembles a fish embryo। ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जो है सबसे लास्ट में जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये काफ़ी कुछ जो है फिश से मिलती जुलती है मैन की। Later on, it resembles reptilian embryo and finally mammalian characteristics। तो कहने का मतलब ये है कि जो early human embryo है वो किसी अवस्था में तो जो है fish embryo के समान है और उसके बाद की जो अवस्था है वो reptilian embryo को represent करती है। तो it means that embryonic development in man recapitulates the history of phylogeny of the race. So this supports recapitulation theory। तो ये जो थ्योरी है रिकैपिचुलेशन की ये अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी और उन्होंने जो है इस संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिचुलेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवर्धन काल में अपनी प्रजाति के परिवर्धन के इतिहास की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करता है। दैट इज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, अर्थात एक जंतु युग्मनज से वयस्क बनने में उन सभी अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है जिनसे होकर उसके निकट व अतीत पूर्वज गुजरे होंगे, चाहे ये अवस्थाएं थोड़े समय के लिए ही क्यों न हों। So this is the theory of recapitulation and the biogenetic law। तो ये हम पहले आपको इस फिगर के द्वारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। Now the next is von Bayer's principles of embryonic differentiation constitute a better guide to embryological evidences for evolution। यानी embryological evidences जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो von Bayer's principle से ज़्यादा अच्छे से जो है समझे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो उनका प्रिंसिपल था वो 4 पॉइंट्स पे बेस्ड था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन द अर्ली डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स लेटर ऑन। यानी जो समान जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भ्रूण विकास के दौरान प्रारंभिक अवस्थाओं में देखने को मिलते हैं और बाद में जो है स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स उनके अंदर देखने को मिलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। फ्रॉम नेक्स्ट है फ्रॉम द मोर जनरल द लेस जनरल एंड फाइनली द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स अपीयर। यानी कि सामान्य लक्षणों में से पहले अधिक सामान्य और बाद में विशेषकृत लक्षण का विकास होता है और अंत में विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है। An animal during development departs progressively from the form of other animals। यानी भ्रूणीय परिवर्धन में जंतु मिलती जुलती जातियों के लक्षण में क्रमशः भिन्न हो जाता है। और फाइनली young stages of an animal do not resemble with the adults of different groups but they resemble with their embryos। यानी कि अधिक विकसित जंतुओं में भ्रूण कम विकसित जंतुओं के प्रौढ़ के समान न होकर उनके भ्रूण के समान होते हैं। So this is the these are the von Bayer's principles which explain the embryonic differentiation
एंड दस द एम्ब्रियोनिक एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। फिर आता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये जो है एसिडियन टैडपोल में देखने को मिलता है। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग एंड पोसेसेस ऑल द 3 कॉर्डेड कैरेक्टर्स। जो एसिडियन टैडपोल लार्वा होता है उसके अंदर सारे तीनों के तीनों कॉर्डेड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, परंतु मेटामॉर्फोसिस पर ये देखा गया है कि ये फ्री स्विमिंग से सीडेंट्री हो जाता है और एक तरीके से डीजेनरेट हो जाते हैं इसमें कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन टू दी जो टैडपोल के अंदर जो कैरेक्टर्स थे उसके मुकाबले काफ़ी कैरेक्टर्स डीजेनरेट हो जाते हैं। तो और इसी प्रकार मेटामॉर्फोसिस के दौरान वो अपने कॉर्डेड कैरेक्टर्स भी काफ़ी हद तक लूज़ कर जाते हैं। सो ये जो है मेटामॉर्फोसिस, इसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है और ये एसिडियंस के अंदर देखने को मिलता है। फिर है नियोटोनी। इन सम एनिमल्स, एग्जाम्पल एक्सोल्यूटेड लार्वा ऑफ एम्बायोस्टोमा, द लार्वा फेल्स टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। नियोटोनी के अंदर जो लार्वा है उसमें जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, वो एडल्ट में बदल नहीं पाता। एग्जाम्पल है एक्सोलोटेड लार्वा ऑफ एम्बायोस्टोमा। परंतु इसके अंदर गोनाड्स का डेवलपमेंट होता है और ये सेक्सुअल मैच्योरिटी भी अटेन कर लेता है लार्वल फॉर्म में ही, और वो रिप्रोडक्शन की को अंडरगो कर सकता है। So this is known as neoteny or pedogenesis. So retention of primitive or larval features by adults provides evidence in favor of evolution. तो ये जो retention है primitive या larval features के adults के द्वारा, वो जो है प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जैव विकास के लिए। So under specially favorable circumstances, natural selection favors retention of प्रिमिटिव और लार्वल कैरेक्टर्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्पेशली फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस यदि होते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फेवर करता है द रिटेंशन ऑफ दीज प्रिमिटिव और लार्वल कैरेक्टर्स। सो दिस वाज अबाउट द प्रिंसिपल्स और एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विकास से प्रमाण जो हैं ये इन हेड्स के अंतर्गत अपन ने पढ़े। एक बार इस पूरे लेक्चर को फिर से गो थ्रू करिएगा और इसके जो असाइनमेंट है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखिएगा, उसके अंदर मैं ज़रूर डालूँगी। थैंक यू वेरी मच।